अहमद जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो ये शहर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। 2 साल का अरसा गुजर जाने में भला कितना वक्त लगता है। उसे खुद एहसास ही नहीं हुआ कि कब ये 2 साल बीत गए। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो वापस आ रहा है। वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। कैब करवा के वो घर की तरफ रवाना हुआ। जब गाड़ी रफ़ीक हाउस के सामने रुकी तो वो हैरान रह गया। पूरा घर सजावट और रोशनियों से जगमगा रहा था, जैसे कोई बड़ी तकरीब चल रही हो। सबसे पहले नज़र नुसरत बेगम पर पड़ी, जो पहले तो हैरत से उसे देखती रह गई, फिर झट से उठकर उसे गले लगा लिया। रफ़ीक साहब, दादी जान और बाकी सब लोग भी खुशी और हैरत में डूब गए। मुझे बता देते बेटा, मैं गाड़ी भेज देता, रफ़ीक साहब ने गले लगाते हुए कहा। मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था पापा, मगर ये सब क्या हो रहा है? उसने इशारा रोशनियों की तरफ किया। अरे बेटा, जोया की मेहंदी है कल, दादी जान ने मुस्कुराते हुए बताया। कौन जोया? एम्बर ने पूछा। अरे तेरे पापा के दोस्त अकरम अंकल की बेटी, बाहर जाकर सब भूल गया तो? दादी जान ने प्यार से सर पर हल्की चपत लगाई। वो वाकई भूल चुका था, याद भी कैसे रहती। जब वो यहाँ था तब भी जोया बहुत कम सामने आती थी, और फिर फ़ोन पर कभी किसी ने उसका जिक्र भी नहीं किया था। चलो बेटा, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, सफ़र की थकावट होगी, नुसरत बेगम ने कहा। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करवा के भेज देती हूँ। माँ की बात सुनकर वो सर हिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो वाकई बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। 3 घंटे की भरपूर नींद के बाद जब अहमद जागा तो खुद को तरोताज़ा महसूस किया। नहा धोकर जब बाहर आया तो लाउंज में बातों की आवाज़ें आ रही थीं। शायद सब लोग वहीं पर जमा थे। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुआ, सब अचानक चुप हो गए। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, नुसरत बेगम ने बात हल्की की। थकावट उतर गई? उन्होंने पूछा। हाँ माँ, अब बिल्कुल फ्रेश हूँ, वो पापा के पास बैठते हुए बोला। एक कप चाय मिल सकती है? अरे क्यों नहीं बेटा, मगर खाना खाए बगैर सो गए थे, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं माँ, अभी सिर्फ एक कप चाय चाहिए, उसने मुस्कुरा कर कहा। नुसरत बेगम ने फ़ौरन जोया को आवाज़ दी। वो पास ही इंतज़ार में खड़ी थी, झट से सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीरे से कहा। वालेकुम सलाम, अहमद ने जवाब दिया। अहमद ने गौर से उसे देखा। कहीं से नहीं लग रहा था कि कल उसकी मेहंदी है। उसके चेहरे पर सादगी और मासूमियत थी। अहमद के लिए कप चाय बना दो, नुसरत बेगम ने कहा। जी, अभी लाती हूँ, जोया ने जवाब दिया और अंदर चली गई। अहमद कुछ कहने ही वाला था कि उसके वालिद ने बात बदलते हुए कहा। मैं इनकी ये फजूल डिमांड पूरी नहीं कर सकता। कौन सी डिमांड पापा? अहमद ने पूछा। यार, शादी की बात हो रही थी, क्या मसला है पापा? अरे बेटा, जहाँ जोया की शादी हो रही है वहाँ के लड़के वाले गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या हुआ, दे दीजिए ना, इतनी परेशानी किस बात की है? अहमद ने सहूलत से कहा। मगर कमरे में छाई खामोशी ने बता दिया कि बात इतनी आसान नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। बात गाड़ी की नहीं है, रफ़ीक साहब ने संजीदा आवाज़ में कहा। उन्होंने मेहंदी से एक दिन पहले गाड़ी मांगी है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये लोग मुझे ख़ास नहीं लगते। कोई बात नहीं दादी, अहमद ने उनके हाथ थामते हुए कहा। आप परेशान मत हो, एक गाड़ी की ही तो बात है, देने में क्या हर्ज है? वैसे दादी, वो लड़का करता क्या है? पता नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने ही रिश्ता तय किया है, दादी ने कहा। यकीनन कोई अच्छा काम करता होगा। अरे बेटा, रफ़ीक साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम इन बातों में क्यों पड़ रही हो? मैंने सब सोच समझ कर ही रिश्ता किया है। इतने में दादी ने सवाल किया। रफ़ीक, तुमने लड़के वालों से बच्चों के बारे में बात की? अहमद चौंक गया। क्या मतलब, किसके बच्चे? लड़का पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं, दादी ने धीरे मगर साफ लहजे में कहा। क्या मतलब, 2 बच्चों का बाप है और अब जोया से शादी? अहमद की आंखें फैल गईं। उसी वक्त जोया चाय लेकर लाउंज में एंटर हुई। अहमद की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चुपचाप चाय रखी और जैसे आई थी वैसे ही खामोशी से वापस चली गई। अहमद ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में चल क्या रहा है। अहमद अपने कमरे से निकलने ही वाला था कि उसे दादी की आवाज़ सुनाई दी। तुमने इस लड़के से शादी के लिए इनकार क्यों नहीं किया जोया? अगर तुम मना कर देती तो कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। अहमद वहीं रुक गया। कुछ कहना नहीं चाहता था, बस सुनता रहा। दादी, जोया की आवाज़ में थकन थी। ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो शादी करनी होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। घर में मज़ीद टेंशन पैदा करने से अच्छा है कि मैं आंटी की बात मान लूँ। जोया दादी के घुटनों पर सर रखे बोल रही थी। मगर इतनी जल्दी भी क्या थी बेटा? दादी ने नरमी से कहा। अभी तो तुम सिर्फ 23 साल की हो। तुमने कहा था कि पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हो। कोई बात नहीं दादी, जोया ने आहिस्तगी से कहा। मैं प्राइवेट से पढ़ाई पूरी कर लूँगी। उसकी आवाज़ में जो थकन थी, अहमद को साफ महसूस हुआ।
कि वो भी इस शादी से खुश नहीं है, या शायद इतनी जल्दी शादी से खुश नहीं। वो नीचे आया तो देखा माँ टीवी देख रही थी। माँ, वैसे ये जोया की शादी इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? उसने सहूलियत से पूछा। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नुसरत बेगम ने फ़ौरन टीवी का वॉल्यूम कम किया। नहीं माँ, वैसे ही दिमाग में आया। अमेरिका में तो लोग बहुत देर से शादी करते हैं, इसीलिए सोचा पूछ लूँ। बेटा, वहाँ और यहाँ में बहुत फ़र्क है, उन्होंने कहा। पर वैसे भी जोया एक जिम्मेदारी है, जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए इतना अच्छा है। उनकी बात से अहमद तो मुतफिक नहीं था, मगर कुछ बोला नहीं। वो वैसे भी अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। मगर जोया की आवाज़ में जो उदासी और बोझ था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। अहमद ने पहली बार उस लड़के को देखा, उम्र में काफ़ी बड़ा, चेहरे पर गुरूर और बातों में अजीब सी रौनक। अहमद को ये रिश्ता किसी तरह भी समझ नहीं आ रहा था। वो दादी के पास जाकर बैठा। दादी, ये रिश्ता तो मेरी समझ से बाहर है। तेरी माँ की जिद थी बेटा, क्या कर सकते हैं हम। ऊपर से जोया ने भी हाँ कर दी तो मुझे भी खामोश होना पड़ा। दादी के लहजे में थकन थी। अहमद ने दूर से स्टेज पर बैठी जोया को देखा। नाजुक, मासूम, चुपचाप, और उसके बराबर बैठा वो दरमियानी उम्र का मर्द। अहमद को अफसोस होने लगा और गुस्सा भी, कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे इस आदमी से शादी करनी पड़ी। तय ये था कि मेहंदी के दिन ही निकाह होगा, और फिर अगले दिन रुखसती। रफ़ीक साहब मेहमानों के दरमियान बैठे थे। अहमद ने माँ को ढूंढने की कोशिश की। वो दूल्हे वालों के पास बैठी हुई थी और शायद किसी बात पर बहस कर रही थी। अहमद ने उनके चेहरे पर तनाव महसूस किया। फिर नुसरत बेगम उठी और रफ़ीक साहब के पास जाकर उन्हें एक तरफ ले गई। वो कह रहे हैं कि शादी से पहले ही लड़की के लिए कोई अच्छा सा घर ले दें। माँ की आवाज़ अहमद के कानों में पड़ी। रफ़ीक साहब का खून खौल उठा। ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? शादी का वक्त आ गया है और अब नई शर्तें रख रहे हैं। मुझे क्या पता था कि ऐसे होंगे ये लोग, नुसरत ने झट से कहा। जब पता नहीं था तो रिश्ता करने से पहले तहकीक करनी चाहिए थी कि वो लोग कैसे हैं। रफ़ीक साहब का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। एक काम करते हैं, नुसरत बेगम बोली। अब अकरम भाई का जो मकान जोया के नाम है वही लड़के के नाम कर देते हैं। आखिर रहना तो जोया नहीं है ना वहाँ। माँ की बात सुनकर अहमद को यकीन नहीं हुआ कि वो वाकई ये बात कह सकती हैं। और कल को वो कहें कि एक फैक्ट्री भी उसके नाम कर दो तो। वो अचानक सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेहमानों को देखो, हम सब संभाल लेंगे। नहीं माँ, अहमद ने इनकार में सर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता ठीक है। बाबा, ये रिश्ता तोड़ दो। ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। बेटा, इतने लोगों के सामने इनकार करें तो तमाशा बन जाएगा, रफ़ीक साहब ने धीरे से कहा। तमाशा बनने से बेहतर है कि बाद में पछताना ना पड़े, अहमद ने सख्त लहजे में कहा। ऐसे रिश्ते बाद में गले का फंदा बन जाते हैं। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक नुसरत बेगम बोल उठी। बस बहुत हो गया, मैं खुद बात करूंगी उनसे। मगर रफ़ीक साहब ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने इनकार किया, दूल्हा वालों के चेहरों का रंग बदल गया। स्टेज पर माहौल एकदम तल्ख हो गया। दूल्हे की माँ जहर उगलते हुए बोली, ये तो मेरे बेटे की शराफत है जो बारात लेकर आया, वरना कौन पूछता है ऐसी लड़की को जिसके माँ बाप भी नहीं है। ये आपकी मेहरबानी है, रफ़ीक साहब ने सर्द मगर सख्त लहजे में कहा। मेरे दोस्त की बेटी मुझ पर बोझ नहीं। आप लोग जा सकते हैं। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। हमें भी कोई शौक नहीं था ये बारात लाने का। आपकी बहू के कौन से ऐप छुपाए हैं जिसके लिए इतना शोर मचा रखा है? ये सुनकर रफ़ीक साहब ने हैरत से नुसरत बेगम की तरफ देखा, जो खामोशी से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कोई ऐब नहीं है मेरी जोया में, रफ़ीक साहब ने गुस्से से कहा। और आप लोग इज्जत से जा सकते हैं। हाँ, जा रहे हैं। रखो अपनी बेटी को अपने पास। अगर इतनी ही अच्छी है तो अपने बेटे से ब्याह दो ना। ये अल्फाज जैसे तीर बनकर लगे। एक लम्हे के लिए सारा हाल खामोश हो गया। रफ़ीक साहब ने एक नज़र अहमद पर डाली, जिसकी नज़रें झुकी हुई और आंखें नम थीं। ऐसा ही होगा, अचानक उनके मुंह से निकला। सबके चेहरों पर हैरत थी। अहमद चंद लम्हों के लिए बोल ही न पाया, मगर बाप के फैसले के खिलाफ जा भी नहीं सकता था। वो अपने पापा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। क्या कह रहे हैं आप? नुसरत बेगम हैरान रह गई। जोया और अहमद? क्यों, इसमें क्या बुराई है? रफ़ीक साहब ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। और आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं? जाएं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे बेटे का निकाह जोया से होगा। उनके लहजे में ऐसी मजबूती थी कि किसी में दोबारा बोलने की हिम्मत भी ना रही। जोया की आंखें नम थीं, जिस्म कांप रहा था, जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती किसी के हवाले कर दिया हो। इनकार की गुंजाइश पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। निकाह हुआ, सबने दुआएं दी। नुसरत बेगम ने जोया को नफरत भरी निगाहों से देखा।
जिसे पीछा छुड़ाने के लिए इतना कुछ किया, अब वही उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ चुकी थी। तमाम मेहमानों को खाना खिलाया जा चुका था। रफ़ीक साहब ने देखा कि उनका बेटा अकेला एक तरफ खड़ा है। उसके पास आए। नाराज़ तो नहीं हो मुझसे बेटा? उन्होंने अहमद का हाथ थाम कर पूछा। ऐसा क्यों सोचते हैं पापा? अहमद ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। पता नहीं बेटा, दिल में एक खौफ है कि कहीं मैंने तुम्हारे साथ या जोया के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी, बगैर तुम दोनों की राय लिए ये शादी करवा दी। रफ़ीक साहब की आवाज़ में निदामत थी। बाबा, अगर मुझे इतराज़ होता तो मैं निकाह ही ना करता। अहमद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके लहजे की नरमी ने रफ़ीक साहब के दिल का बोझ हल्का कर दिया। हमेशा खुश रहो बेटा, उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे यकीन है जोया तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित होगी। बहुत समझदार और सब्र करने वाली लड़की है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अहमद ने मुस्कुराकर सर झुका लिया, सिर्फ इसलिए कि उसके बाबा के चेहरे पर इत्मीनान दिखाई दे रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे। अहमद जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो जोया गहरी नींद में थी। पूरे दिन की थकन ने उसे इतना निढाल कर दिया था कि उसे अहमद के आने का एहसास भी ना हुआ। अहमद के लिए ये रात बहुत भारी थी। चंद घंटे पहले तक वो सिर्फ एक मेहमान था और अचानक उसी का निकाह हो गया इस लड़की से जिससे उसका रिश्ता सिर्फ नाम का था। ऐसा रिश्ता जिसमें कभी कोई जज्बाती तल्लक था ही नहीं। अमेरिका से लौटते वक्त अहमद के ज़हन में कभी ख्याल भी नहीं आया था कि वतन आकर उसकी ज़िंदगी यूं बदल जाएगी। मगर जो होना था हो चुका था और वो इस सब से खुश नहीं था। कुछ देर तक वो जोया को चुपचाप देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी का शावर उसके ज़हन की टेंशन शायद कुछ कम कर दे। पानी के बहने की आवाज़ से जोया जागी। उसे एहसास हुआ कि अहमद आ चुका है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो अहमद का सामना नहीं करना चाहती थी। आखिर एक ऐसा शख्स जिसे वो मुश्किल से 2-3 बार ही मिली थी, अब उसका शौहर बन चुका था। वो खुद से कहने लगी, बस अल्लाह ताला करम करे। अहमद हमेशा से थोड़ा संजीदा मिजाज था। उसके लहजे में ठहराव और आंखों में कुछ ऐसा वक़ार था जो किसी को भी झिझका देता। उसने गहरी सांस ली, मगर जैसे ही पानी की आवाज़ बंद हुई उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। बैक वक्त खौफ और तजस्सुस दोनों महसूस हो रहे थे। दरवाज़ा खुला। अहमद बाहर आया। जोया को जागता देखकर वो थोड़ा चौंका और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुछ लम्हे इसी तरह खामोशी में गुजर गए। फिजा में एक अजीब सा बोझ था। अहमद ने लंबी सांस ली। देखो, जो कुछ हुआ वो अब बदला नहीं जा सकता। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, मगर एक बात तुम्हें साफ बताना चाहता हूँ। मैं अमेरिका से किसी से कमिटमेंट करके आया हूँ और जहाँ जो हुआ तुम जानती हो, सब अचानक ही हुआ। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जोया की नज़रें झुकी हुई थी। उसने कोई जवाब ना दिया। मैं चाहता हूँ तुम ये बात समझ लो, अहमद ने नरमी मगर ठहरे हुए लहजे में कहा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता हूँ। तुम्हारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखूंगा, मगर मुझसे ज़्यादा तवक्को ना रखना। जोया पत्थर की तरह बैठी सुनती रही। उसे पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा। वो अहमद को इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी, न शिकवा। वही तो था जिसने सबके इनकार के बावजूद उसके लिए आवाज़ उठाई थी। मगर वो भी एक लड़की थी, उसके भी ख्वाब थे, उम्मीदें थी। अहमद जब ये सब कह रहा था तो जोया दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरे ख्वाबों का क्या होगा। उसने उसका साथ दिया था, अब शायद सारी ज़िंदगी वही एहसान चुकाती रहेगी। अहमद ने बस इतना कहा, गुड नाइट, और करवट लेकर लेट गया। जोया देर तक जागती रही। उसके अंदर सोचों और खौफ का तूफान था। जिंदगी में अब तक कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद वो वहीं बैठी बैठी चुपचाप सो गई, जैसे थकन ने सारे सवालों को सुला दिया हो। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थी। जोया की आंख खुली तो देखा अहमद तैयार खड़ा है, जैसे कहीं जाना हो। आप जा रहे हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। हाँ, दफ्तर नहीं, बस कुछ ज़रूरी काम है। तुम नाश्ता कर लो। उसने मुख्तसर जवाब दिया और निकल गया। जोया ने उसके जाने के बाद आहिस्ता से आंखें बंद की, जैसे उसके कदमों की चाप भी दिल पर बोझ बन गई हो। नीचे सब लोग नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए थे। नुसरत बेगम के चेहरे पर अब भी सख्ती थी, जैसे वो इस रिश्ते को दिल से कबूल ही नहीं कर पा रही हूँ। बैठो जोया, रफ़ीक साहब ने प्यार से कहा। कल जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। उनके लहजे में बाप जैसी शफकत थी, मगर नुसरत बेगम ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। अम्मा, आप नाराज़ हैं मुझसे? जोया ने लरजती आवाज़ में पूछा। नहीं, नुसरत ने सर्द लहजे में कहा। मैं बस हैरान हूँ कि किस्मत ने कैसे पल भर में सब कुछ बदल दिया। जोया के दिल में चुभन सी हुई, मगर वो खामोश रही। उसने हमेशा यही सीखा था कि बड़ों के सामने चुप रहना ही बेहतर होता है। दोपहर तक अहमद वापस आया। वो किसी हद तक उलझा हुआ लग रहा था।
दादी ने पूछा, कहाँ गए थे बेटा? बस एक दोस्त से मिलने, अहमद ने मुख्तसर जवाब दिया। दरअसल वो अपने एक पुराने दोस्त अहमद से मिलने गया था। अहमद ने हंसते हुए कहा, यार तू तो सच में कमाल का बंदा निकला। अमेरिका से आया और सीधा शादी कर ली। अहमद ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत का फैसला था अहमद, मेरा नहीं। फिर अब क्या करेगा? अहमद ने पूछा। क्या कर सकता हूँ, बस वक्त को गुजरने दूंगा। अहमद ने कह तो दिया, मगर दिल के अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था। वो सोच रहा था कि जिस लड़की से उसने मोहब्बत की थी वो अमेरिका में उसका इंतज़ार कर रही होगी, और यहाँ वो एक ऐसे बंधन में बन चुका था जिसमें दिल शामिल ही नहीं था। रात को जब वो कमरे में एंटर हुआ तो जोया खिड़की के पास बैठी हुई थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? अहमद ने नरमी से पूछा। नींद नहीं आ रही थी, जोया ने धीरे से कहा। क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस सोच रही थी। नहीं, बस सोच रही थी। कभी कभी ज़िंदगी कितनी अजीब होती है ना। हाँ, अहमद ने कहा। ज़िंदगी वो नहीं होती जो हम सोचते हैं, बल्कि वो होती है जो हमारे साथ हो जाती है। दोनों खामोश हो गए। फिर जोया ने हिम्मत करके कहा, अहमद मैं जानती हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। तुम चाहो तो मैं अलग रह लूँगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अहमद ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर धीरे से कहा, ऐसा मत कहो, मैंने वादा किया है कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सब चाहे कैसे ही हुआ हो, मगर अब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। जोया की आंखों में नमी आ गई। पहली बार उसके दिल को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। वक्त गुजरता गया। अहमद ने कोशिश की कि सब कुछ मामूल पर आ जाए। वो जोया से फासला तो रखता था, मगर उसे एहसास दिलाता रहा कि वो अकेली नहीं है। उसके हर काम में मदद करता, चाहे खामोशी से ही। जोया भी समझदार थी। वो जान गई थी कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। मगर उसके दिल में अब भी एक दुआ छुपी हुई थी कि कभी अहमद के दिल में उसके लिए नरमी पैदा हो। एक दिन अहमद को अमेरिका से एक ईमेल आई। नेहा ने लिखा था, अहमद तुमने बताया क्यों नहीं कि शादी कर ली? मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, मगर तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। वो ईमेल पढ़कर देर तक खामोश बैठा रहा। जोया ने उसे देखा तो पहचान गई कि कुछ बदल गया है, मगर उसने कुछ भी नहीं पूछा। रात को जब अहमद बालकोनी में बैठा था तो जोया चुपचाप चाय लेकर आई। काफ़ी नहीं, यहाँ चाय पियो, दिल हल्का हो जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद ने पहली बार उसे गौर से देखा। आंखों में सादगी, चेहरे पर इत्मीनान। शायद उसी लम्हे उसके दिल में पहली चिंगारी महसूस हुई। वो एहसास हुआ जो उसने खुद से छुपा रखा था। शुक्रिया, अहमद ने चाय लेते हुए कहा। अहमद, जोया ने धीरे से कहा, जिंदगी में सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता, मगर अगर हम शुक्रगुजार हैं तो शायद किस्मत भी नरम हो जाए। अहमद ने चाय का घूंट लिया, फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ शायद तुम ठीक कहती हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों ने आसमान की तरफ देखा। चांद साफ चमक रहा था, जैसे किस्मत कह रही हो कि जो रिश्ते दिल से जुड़ जाएं वो तकदीर से भी नहीं टूटते। और उस रात के बाद अहमद ने पहली बार खुद को पुरसुकून महसूस किया, जैसे दिल के अंदर कहीं जोया के लिए एक नरम गोशा जन्म ले चुका हो। आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।